देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैंने आज ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़त लिखा है, जिसमें मैंने उनकी तवज्जो ये दिलाई है कि पीटीए की तरफ से जो टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इस तरह के फ़ैसलों से पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बिज़नेस बिल्कुल बैठ जाएगा। ये जो टिकटॉक है या यूट्यूब है या फ़ेसबुक है, ये कंपनियाँ नहीं हैं। इनको आप पूरे मुल्क समझें। इनके जो बजट्स हैं वो हमारे मुल्कों से ज़्यादा हैं। जब ये फ़ेसबुक एक दफ़्तर खोलता है किसी मुल्क में, इसका मतलब ये है कि आप एक पूरी इंटरनेशनल मार्केट में दाखिल हो गए। अब आप सियालकोट के लोग तो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि जब एक इंटरनेशनल कंपनी से आपका रिश्ता जुड़ता है तो उसका मतलब क्या है। आप हमारा पहले ही आप देखिए कि हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला गया है टेक्नोलॉजी बिज़नेस में। अगर हमने ये पाबंदियाँ लगा करके इस तरह से अपना मामला चलाया और हर बात के ऊपर हमने बैन कर दिया, तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बिज़नेस बिल्कुल बैठ जाएगा और ये हम पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं। इसके ऊपर हम इतना नीचे चले जाएंगे कि हम उठ ही नहीं पाएंगे। सो मैंने तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है कि इसके ऊपर मेहरबानी करके रिव्यू किए जाएँ और इस तरह के फ़ैसलों से भी इज्तनाब करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि भारत का जो असल चेहरा है वो सामने आया है। रहमान मलिक साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि दाइश के साथ ये जो भारत के ताल्लुकात थे, जो करना चाहे 2 साल पहले इसको इंकशाफत हो गया। मौजूदा गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है इस बारे में? बिल्कुल ये बात आपकी सही है। देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो पहले जो एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत के 44 जो बैंक हैं उनका ये ज़िक्र आया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। और अब फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मैगज़ीन है, बड़ा बाअसर अखबार है, उसने ये रिपोर्ट दिया है कि जो नई तहकीकात आई हैं उनमें जो भारत के ज़्यादातर जो लोग हैं वो दाइश के साथ और इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मुलव्वस हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एक फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट भारत के ऊपर है नरेंद्र मोदी की, उसकी वजह से भारत में एक्सट्रीमिज़म बढ़ा है और इसके में और इजाफ़ा हो रहा है और ज़ाहिर है कि दुनिया को भारत की तरफ तवज्जो करके देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का नाम फैक्टर पे डालने पे भारत ने जो रोल प्ले किया था वो सारी दुनिया जानती है। अब आलमी ज़राए अबलाग में भारत की जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें क्या हमारी हुकूमत की एमकेटीएम में भारत को जो है वो ब्लैकलिस्ट करने के हवाले से कोई पेशकश करेगी? बिल्कुल आपकी बात ठीक है और अभी भी जो फैटफ की मीटिंग हो रही हैं उनमें पाकिस्तान ने ये बाकायदा तवज्जो दिलाई है, अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो दिलाई है भारत की दहशतगर्दी की तरफ, भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी में उसकी तरफ। और इंशाअल्लाह ताला हम जो अपना भरपूर किरदार है हुकूमत वो अपना किरदार अदा करती रहेगी। सर, एक सवाल है, मीर रहमान साहब 200 रोज से ज़ायद हो गए, इस केस का क्या? मीर साहब की बेल के ऊपर नोटिस हो गया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अच्छा बादल साहब, मुस्लिम लीग नून का कहना है कि 84 जो उनके एमएनएज हैं वो सेनेट के इलेक्शन से पहले मार्च से पहले जो है वो इस्तीफा देंगे। इसके मज़ीद सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं तो समझता हूँ कि उस दिन जरदारी साहब ने इनको बचा लिया। अगर ये उस दिन इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर देते तो 84 तो क्या पता नहीं ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी देना था कि नहीं देना था। इशू ये है कि लोग जो सियासत करते हैं वो मुकामी सियासत के अपने जो मामलात हैं उसको सामने रख के सियासत करते हैं। इस्तीफ़े लेना आसान नहीं है। मेरे ख़्याल में अगर PMLN इस्तीफ़े का ऐलान करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 लोग रिज़ाइन करेंगे, इससे ज़्यादा लोग रिज़ाइन नहीं करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ ख्वाजा आसफ़ साहब रिज़ाइन करें। उस्मान डार साहब ने फुल तैयारी की हुई है और हम तो इनको असम्बली में देखना चाहते हैं जल्द अज जल्द। अच्छा बादल साहब, आपने कहा कि 3 माह तक सियासी जो जलसे पर गौरवशाली करनी चाहिए तमाम सियासी पार्टियों, जबकि आज आपका पीटीआई का पीटी में जलसा है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि PTI की तरफ से भी जो एहतियात करनी चाहिए, PTI को भी जो असूल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे होता है वही असूल PTI के ऊपर भी होता है। अगर बाकी पार्टीज़ को हम कह रहे हैं कि वो कोरोना से एहतियात करें तो PTI के लोगों को भी करनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन जी? बस, थैंक यू। थैंक यू।